मेरे और आपके पास एक साइलेंट किलर घूम रहा है जो दिखता नहीं लेकिन पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये उस बच्चे का खाना खा जाता है जो स्कूल में भूखा बैठा है, उस मजदूर की मेहनत निगल जाता है जो दिन भर धूप में खप जाता है, उस बुजुर्ग की पेंशन चट कर जाता है जो दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक गया है, और उस सड़क को कमजोर बना देता है जो पहली बारिश में ही टूट जाती है। ये गरीब को मिलने वाली मदद और उसका हक छीन लेता है और सरकारी बाबुओं की जेब गर्म करता है। ये कोई पहेली नहीं है, आप इसका नाम अब तक समझ भी गए होंगे। बहुत से अर्थशास्त्री इसे विकास का दुश्मन मानते हैं। इस साइलेंट किलर का नाम है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। इसे जानते सब हैं लेकिन इससे लड़ता कोई नहीं। कोई टीका या कोई वैक्सीन होती तो शायद खत्म हो भी जाता, लेकिन इसमें भी शायद की गुंजाइश बनी हुई है। बैठ के बात के पिछले एपिसोड में हमने अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर बात की थी। हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था कि आगे किस टॉपिक पर बैठ के बात करनी चाहिए। आप में से ज्यादातर ने करप्शन को चुना। ऐसे में हमने तय किया कि इस वीडियो में देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर बैठ के बात करेंगे। अगले एपिसोड में कौन से मुद्दे पर बैठ के बात होनी चाहिए, आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट या इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल आज के वीडियो में समझेंगे कि आखिर सिस्टम में भ्रष्टाचार कहाँ है, कैसे काम करता है और ये रुकता क्यों नहीं है। सबसे जरूरी सवाल, क्या इसे कभी खत्म किया जा सकता है? तो चलिए करप्शन पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। भ्रष्टाचार ये एक ऐसा शब्द है जिससे हर भारतीय कभी ना कभी टकराया है, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में हो, किसी अखबार की हेडलाइन में हो या रोजमर्रा की किसी बातचीत में। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर है क्या और ये हमारे सिस्टम में कहां-कहां और किस तरह मौजूद है। भ्रष्टाचार की सबसे कॉमन और सबसे सीधी परिभाषा जानते हैं क्या है? अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, यानी जब कोई अपने पद, अधिकार या शक्ति का इस्तेमाल जनता के हित के बजाय निजी फायदे के लिए करे तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। भारत में भ्रष्टाचार के हालात क्या हैं, इसे आंकड़ों से समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था हर साल एक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स जारी करती है। इसमें देशों को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। 0 यानी सबसे ज्यादा भ्रष्ट और 100 यानी सबसे साफ, ट्रांसपेरेंट। ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की रिपोर्ट में भारत को स्कोर मिला 39। भारत 180 देशों की सूची में पूरी लिस्ट में 91st रैंक पर था और पिछले साल 96th रैंक पर था। मतलब रैंकिंग में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन स्कोर 39 बता रहा है कि रास्ता अभी लंबा है। लिस्ट में टॉप 3 में डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार किसी की भी रही हो, भ्रष्टाचार लंबे समय से भारत की सबसे बड़ी चुनौती रहा है। 2005 से लेकर आज तक के आंकड़ों को देखें तो उतार चढ़ाव जरूर दिखता है, लेकिन कोई बड़ा सुधार नजर नहीं आता। यूपीए सरकार के अंतिम दौर 2013 में भारत 94वें स्थान पर पहुंच गया था इस रैंकिंग में, यानी 94th रैंक थी। वहीं एनडीए सरकार के दौरान सबसे बेहतर स्थिति 2015 में रही, जब इंडिया 76th रैंक पर था। यानी भ्रष्टाचार किसी एक पार्टी या सरकार की नहीं, बल्कि सिस्टम की समस्या है। मतलब ये कि सरकारें बदली लेकिन भ्रष्टाचार टिका रहा। तो फिर सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार का ये सिस्टम कहां और कैसे काम करता है। भारत एक लोकतंत्र है। संविधान के हिसाब से सरकार 3 हिस्सों में बंटी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का काम देश को सुचारू रूप से चलाना है कि सिस्टम ठीक से चलता रहे। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि तीनों स्तंभ ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है और कार्यपालिका उन्हें जमीन पर लागू करती है। भ्रष्टाचार कुछ हद तक तीनों में होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के अवसर सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव में पैदा होते हैं, यानी कि कार्यपालिका में। लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि पार, पैसा, लाइसेंस, परमिट, ठेके, निरीक्षण और जनता से सीधा संपर्क सब यही है। एग्जीक्यूटिव में मुख्य तौर पर 2 तरह के लोग आते हैं, मंत्री, नेता और नौकरशाह। शुरुआत नेता और मंत्रियों के लेवल पर होने वाले भ्रष्टाचार से करते हैं।
जनता नेताओं को चुनती है, नेता नीतियां बनाते हैं, लेकिन कई बड़े घोटालों में मंत्रियों का नाम ही सामने आया है। इसके दो बड़े मामले देखिए। 1990 के दशक में बिहार के पशुपालन विभाग से फर्जी बिल्स और नकली खरीद के करीब 950 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि निकाली गई। जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2013 में उन्हें दोषी ठहराया, सजा हुई और साथ में संसद सदस्यता भी चली गई। हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पाया गया। आरोप था कि 1999 से सन 2000 में मुख्यमंत्री रहते हुए 3200 से ज्यादा जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में रिश्वत लेकर फर्जी चयन करवाए गए, यानी सिलेक्शन फर्जी था। 2013 में उन्हें और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल की जेल हुई। ये अनगिनत मामलों में से कुछ हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में चुने गए 543 सांसदों में से 251 ने अपने ऊपर क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर्ड किए थे। इनमें से कुछ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी केस दर्ज थे। अब ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही पर आते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आईएएस, आईपीएस और दूसरे नौकरशाहों की होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें यहाँ सबसे गहरी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक 62% से ज्यादा भारतीयों ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी है। 2008 की रिपोर्ट में सामने आया कि लगभग हर दूसरा भारतीय सरकारी काम के लिए या तो रिश्वत देता था या फिर किसी प्रभावशाली जान पहचान का सहारा लेता था। यानी आम नागरिक का भ्रष्टाचार से सबसे सीधा सामना अक्सर सरकारी दफ्तरों में ही होता है। हाल के सालों में ऐसे कई मामले सामने भी आए, आपने देखे भी होंगे। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमान चकमा ने यूपीएससी का सपना पूरा होने के बाद समाज की सेवा करने की बातें की। So I would say my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. लेकिन अपनी पहली ही पोस्टिंग में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ओडिशा में एक बिजनेसमैन से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। बिजनेसमैन ने बातचीत रिकॉर्ड कर विजिलेंस डायरेक्टरेट में शिकायत दी। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और चकमा को 10 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। घर की तलाशी में 47 लाख रुपए नकद बरामद हुए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, सस्पेंड भी कर दिया गया। हालांकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि आईएएस साहब को सेकंड चांस दिया गया है। जून 2026 में ओडिशा सरकार ने धीमान चकमा की सेवा बहाल कर दी। उन्हें राज्य के रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर बैठा दिया गया है। 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल ने एक कारोबारी को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा। ये मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो हाल के कुछ दिनों में समय में घटे हैं और हमने देखे हैं। तो अमित कुमार सिंघल ने कारोबारी को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा, फिर उसे रफा दफा करने के लिए 45 लाख रुपए की घूस मांगी। रिश्वत न देने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही थी। इनका बिचौलिया मोहाली में 25 लाख रुपए की पहली किस्त ले रहा था, तब सीबीआई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद सीबीआई की टीम दिल्ली में सिंघल के घर पहुंची। छापेमारी में 1 करोड़ रुपए कैश और 3.5 किलो सोना बरामद हुआ। हाल ही में भोपाल के कोलार इलाके में देश भर के करीब 50 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने एक ही दिन खेती की बेशकीमती जमीन खरीदी। खेती करना चाहते थे शायद। हैरान करने वाली बात यह थी कि जमीन खरीदने के 16 महीने बाद ही इसी इलाके में 3200 करोड़ रुपए का वेस्टर्न बाईपास मंजूर हो गया, एक प्रोजेक्ट। इसके बाद जमीन की कीमत 11 गुना तक बढ़ गई। बाद में राज्य के एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने अपने पद का फायदा उठाया। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से महीनों पहले ही तय रूट पर करोड़ों की जमीनें खरीद ली थीं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन सवाल सिर्फ रिश्वत या जमीन घोटालों का नहीं है। हमारे देश में आईएएस, आईपीएस और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स को लेकर एक तरह की हीरो वर्शिपिंग देखने को मिलती है। कई बार उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं बल्कि पावरफुल इंडिविजुअल्स की तरह देखा जाता है। कई बार क्या, अक्सर। ऐसे में कुछ ब्यूरोक्रेट्स का माइंडसेट बन जाता है, साइकोलॉजी, कि वो नियमों का पालन कराने वाले हैं, नियम उन पर लागू नहीं होते। फिर धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी की जगह अथॉरिटी और सर्विस की जगह पार हावी होने लगती है ताकत। इसी माइंडसेट की वजह से आईएएस संजीव खरवार अपने कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम खाली करवा देते हैं। इन ऑफिसर्स को एक्शन का भी डर नहीं रहता। असल में होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ महीने ट्रांसफर करने के बाद इन्हीं आईएएस अधिकारी को वापस दिल्ली बुलाकर दिल्ली एमसीडी का कमिश्नर बना दिया गया।
इन सब चीज़ों से ब्यूरोक्रेसी का ऐसा सिस्टम बनता है जहां बस मनमानी चलती है। जिन कामों के लिए इन लोगों को चुना जाता है उसे करवाने के लिए कई बार रिश्वत देनी पड़ती है। ब्यूरोक्रेसी में होने वाले भ्रष्टाचार को और करीब से जानने के लिए आप बैठ के बात का ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें हमने इस पर विस्तार से बात की। वैसे भारत में भ्रष्टाचार कोई आज की या नई समस्या नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों तक में मिलता है। हजारों साल पहले लिखे गए ऋग्वेद में उपहारों का जिक्र है, जो पुजारियों और प्रमुखों को काम निकलवाने के लिए दिए जाते थे। ये एक तरह से रिश्वत का शुरुआती रूप था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन यानी पैसे की हेराफेरी के 40 अलग अलग तरीके गिनाए हैं। चाणक्य भ्रष्टाचार को लेकर लिखते हैं, जैसे जीभ पर रखे शहद को न चखना नामुमकिन है, वैसे ही एक सरकारी अधिकारी के लिए राजकोष का थोड़ा हिस्सा न डकारना मुश्किल है। यानी हजारों साल पहले भी पता था कि सत्ता और पैसे के साथ भ्रष्टाचार का खतरा हमेशा बना रहता है। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब आज के भारत में आते हैं। उस सिस्टम की बात करते हैं जिसका हिस्सा हम सभी हैं। आधुनिक भारत में भ्रष्टाचार आदत से बदलकर एक सिस्टम बन गया है। ये बदलाव अंग्रेजों के दौर से आया। अंग्रेजों के साथ भारत में एक ऐसी नौकरशाही आई जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। इस सिस्टम में निचले स्तर के अधिकारियों के पास किसी काम को मंजूरी देने की शक्ति भले ही सीमित हो, लिमिटेड हो, लेकिन उसे रोकने की ताकत भरपूर थी। बस यहीं से स्पीड मनी कल्चर का जन्म हुआ। फाइल आगे बढ़ानी है तो चाय पानी का खर्चा दो। हर टेबल पर हर दस्तखत के लिए पैसे दिए जाने लगे। अंग्रेजों की रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही ने भ्रष्टाचार को एक व्यक्तिगत बुराई से उठाकर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना दिया और धीरे धीरे ये चाय पानी एक सम्मानजनक लेन देन बन गया। आज ये हमारे सिस्टम के DNA में है। तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में आज की नौकरशाही भ्रष्टाचार अंग्रेजों की ही देन है। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने समाजवादी रास्ता चुना और उसके साथ लाइसेंस राज आया। फैक्ट्री खोलनी हो, बिजनेस करना हो, हर छोटे से बड़े काम के लिए सरकारी मोहर चाहिए थी और जहां मोहर है वहां रिश्वत है। इसी दौर में भारत ने 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी बनाया, लेकिन फिर भी घोटालों की फहरिस्त लंबी होती गई। 1957 का मुंद्रा कांड, 1971 का नागरवाला कांड, 1989 का बोफोर्स, ये सारे मामले लगातार सामने आते रहे। फिर 1991 में बड़ा बदलाव आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्होंने लाइसेंस राज को काफी हद तक तोड़ा, लेकिन भ्रष्टाचार तब भी खत्म नहीं हुआ। उसने अपना रूप बदल लिया। इसे क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाने लगा। अब उद्योगपतियों और बड़े नेताओं की मिलीभगत से बड़े घोटाले होने लगे। इस दौर में हर्षद मेहता, तेलगी स्टैम्प पेपर, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और सत्यम जैसे बड़े महाघोटाले हुए, जिनकी रकम करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में थी। लेकिन भ्रष्टाचार की कहानी सिर्फ कानून, नेताओं और घोटालों की कहानी नहीं है। ये समाज की बदलती सोच की कहानी भी है, जिसमें भ्रष्टाचार धीरे धीरे नॉर्मल मान लिया गया। इसे फिल्म्स के जरिए समझा जा सकता है। 1957 की मदर इंडिया में माँ अपराधी बेटे को खुद सजा देती है। 1975 की दीवार में माँ काली कमाई के घर में रहने से इनकार कर देती है, लेकिन 2010 की दबंग में माँ अपने भ्रष्ट बेटे की कमाई खुशी खुशी संभाल कर रखती है। यानी समय के साथ सिर्फ भ्रष्टाचार का स्वरूप नहीं बदला, बल्कि उसके प्रति समाज का नजरिया भी बदलता गया। जो कभी शर्म की बात मानी जाती थी, वो धीरे धीरे सामान्य होती गई। भ्रष्टाचार अब बुराई नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है, यानी जिंदगी जीने का तरीका, सहूलियत। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ओडिशा के कालाहांडी में एक बात कही थी, दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। उनका इशारा गवर्नमेंट स्कीम्स में होने वाली भारी लीकेज और भ्रष्टाचार की तरफ था। बाकी 85 पैसे कहाँ, किसकी जेब में और कैसे जाते हैं, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं हम। दिल्ली से चलते हैं और गांव तक पहुंचते हैं। हर उस पड़ाव पर रुकते हैं जहां वो 1 रुपया थोड़ा थोड़ा गायब होता जाता है। इसी से समझ आएगा कि भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। करप्शन का लेवल 1 पॉलिसी मेकिंग है। भ्रष्टाचार तब शुरू नहीं होता जब पैसा चलता है, वो कई बार तब शुरू होता है जब स्कीम और पॉलिसीज बनती हैं। संसद में बजट पास होने से पहले ही लॉबिंग शुरू हो जाती है। कौन सी योजना को कितना पैसा मिलेगा, कौन से सेक्टर को फायदा होगा, किस नियम को बदला जाएगा। कई बार ये सब कुछ तय इस बात पर होता है कि किस मिनिस्टर का किस बिजनेसमैन से क्या रिश्ता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
आरोप था कि तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने के नियम ही बदल दिए, नीलामी नहीं होने दी, पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी लागू की। इससे कुछ इनएलिजिबल कंपनीज को लाइसेंस बांट दिए गए। कैग ने अनुमान लगाया कि इससे सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कई बार भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहां नियम लिखे जा रहे होते हैं। दिल्ली से पैसा राज्यों के पास पहुंचता है, यहीं से लेवल 2 शुरू होता है। इसमें राज्य सरकार और विभाग का नंबर आता है। केंद्र सरकार पैसा भेजती है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है और यहीं पर पैसे का बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पीडीएस घोटाले का मामला देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों के लिए राशन भेजती थी, लेकिन जांच में सामने आया कि बड़ी मात्रा में अनाज ऐसे लोगों के नाम पर उठाया जा रहा था जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे। फर्जी लाभार्थियों के नाम पर अनाज निकालकर खुले बाजार में बेचा जाता था। कैग की रिपोर्ट बताती है कि हर साल लाखों टन अनाज अपने असली लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गायब हो जाता था। यानी गरीब भूखा रहा, लेकिन कागज पर उसका पेट भरा दिखाई दिया गया। राज्य से अब पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचता है। यहाँ से लेवल 3 शुरू होता है। इसमें डीएम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं। यहाँ करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाता है। यहीं बेनिफिशियरीज की लिस्ट बनती है, तय किया जाता है कि योजना का लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं। लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की पावर कुछ ऑफिसर्स के हाथ में होती है। ऐसे में पात्र व्यक्ति बाहर रह सकता है और अपात्र व्यक्ति अंदर आ सकता है, यानी एलिजिबल एंड इनएलिजिबल। झारखंड में मनरेगा की जांच के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए, जहां हजारों जॉब कार्ड ऐसे लोगों के नाम पर बनाए गए थे जो या तो मर गए थे या जिन्होंने कभी आवेदन ही नहीं किया था। रिकॉर्ड में काम दिखाया गया, मजदूरी निकाली गई, लेकिन असल काम नहीं हुआ। कैग की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले झारखंड में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा गया, लेकिन काम नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही कंस्ट्रक्शन वर्क्स में करप्शन के आरोप अक्सर सामने आते हैं। सड़कें, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र बनते हैं, लेकिन कई बार ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता है और निरीक्षण के दौरान सब कुछ सही घोषित कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि सड़क पहली बारिश में टूट जाती है और अगले साल फिर उसी काम के लिए पैसा जारी होता है। जिले के बाद लेवल 4 में ब्लॉक और तहसील आता है। ये वो पड़ाव है जहां आम आदमी पहली बार सीधे सरकार से टकराता है। यहाँ की लैंग्वेज ही कट मनी है। राशन कार्ड बनवाना हो, जॉब कार्ड चाहिए, वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना हो, अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है कि बिना कुछ खर्चा दिए काम आगे ही नहीं बढ़ता। कुछ की रकम 50 से 10 हजार रुपए तक हो सकती है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों की चोरी नहीं करता, समय की भी चोरी करता है। एक गरीब मजदूर को बार बार दफ्तर बुलाया जाता है, हर बार कोई नया डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, हर चक्कर का मतलब एक दिन की मजदूरी का नुकसान। आखिर में वो किसी दलाल के पास जाता है जो कुछ पैसों में वही काम एक दिन में करा के दे देता है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला इसी की एक बड़ी झलक थी। आखिरी और लेवल 5 ग्राम पंचायत और सरपंच का होता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते पैसा वैसे ही बहुत कम बचा होता है, लेकिन कटौती यहाँ भी नहीं रुकती। मनरेगा जैसी योजनाओं में मजदूरी सीधे बैंक अकाउंट्स में जानी चाहिए, लेकिन कई गाँव में बैंकिंग सर्विस लिमिटेड है। ऐसे में लोग बिचौलियों पर या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। कई जगह आरोप लगते रहे हैं कि मजदूरों से पैसे निकालने के बदले कमीशन लिया जाता है। कुछ मामलों में तो ऐसे भी आरोप सामने आए कि जिन लोगों ने काम किया ही नहीं, उनके नाम पर पेमेंट तक आ गई, पैसा किसी और ने निकाल लिया। बाद में वास्तविक मजदूर को उसका केवल एक हिस्सा दिया गया। यानी दिल्ली से निकला 1 रुपया जब गांव तक पहुंचता है तो उसके रास्ते में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां उसका कुछ हिस्सा गायब हो सकता है, हो भी जाता है। ऐसा ही कुछ लगभग सभी जगह हो रहा है, जहां अलग अलग लेवल पर बैठे लोग अपना हिस्सा समझकर, हक समझकर दूसरों के हिस्से या हक का पैसा या उनका मुनाफा या उनकी कमाई चुरा लेते हैं। और यही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी कीमत है, क्योंकि जब पैसा चोरी होता है तो सिर्फ सरकारी खजाने का नुकसान नहीं होता, उसके साथ एक सड़क अधूरी रह जाती है, एक स्कूल की इमारत कमजोर बनती है, एक अस्पताल में दवा नहीं पहुंचती, एक गरीब परिवार अपने हक की मदद से वंचित रह जाता है। सवाल ये है कि जब रास्ता इतना साफ नजर आता है तो इस भ्रष्टाचार को रोका क्यों नहीं जा पाता? आखिर क्यों भारत के सिस्टम में भ्रष्टाचार इतना घुला हुआ है? कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से ये रुकता नहीं है? इसका जवाब अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट क्लिटगार्ड की किताब कंट्रोलिंग करप्शन में मिलता है। वो एक फॉर्मूला देते हैं, करप्शन इज इक्वल्स टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी।
यानी भ्रष्टाचार वहां पैदा होता है जहां तीन चीजें एक साथ मिल जाती हैं: मोनोपोली, डिस्क्रिशन और जवाबदेही की कमी। अब भारत के सिस्टम को इसी नजरिए से देखिए। पासपोर्ट बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, बिल्डिंग प्लान पास करवाना हो या कोई सरकारी परमिशन चाहिए हो, अक्सर आपके सामने एक ही दफ्तर और एक ही अधिकारी होता है, यानी मोनोपोली मौजूद है। वही अधिकारी तय करता है कि आपकी फाइल कब आगे बढ़ेगी, कौन सा डॉक्यूमेंट सही माना जाएगा, यानी उसके पास डिस्क्रिशन भी है। और अगर काम में देरी हो जाए या फाइल महीनों तक अटक जाए तो उनके खिलाफ एक्शन लेना आसान नहीं होता, यानी अकाउंटेबिलिटी गायब है। ये तीनों वजहें जब एक साथ मिलती हैं तो रिश्वत के लिए ज़मीन तैयार हो जाती है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इनके अलावा दूसरी बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी की कमी। फॉर्मूला सिंपल है, जहां इंसान का दखल ज़्यादा वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज़्यादा। कई डिपार्टमेंट्स में आज भी ज़रूरत से ज़्यादा पेपर वर्क होता है। फाइल जितने ज़्यादा हाथों से गुजरेगी, भ्रष्टाचार की संभावना भी उतनी ही बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 5 करोड़ रुपए से ऊपर किसी भी योजना की फाइल को 240 स्टेप से गुजरना पड़ता है। इनमें से 120 स्टेप सिर्फ क्लर्क लेवल पर होते हैं। जब एक फाइल इतने हाथों से गुजरे तो हर हाथ पर उसे आगे बढ़ाने की कीमत चुकानी पड़ती है। तीसरी और सबसे गहरी वजह सिस्टम में नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच में है, और वो कल्चर ऑफ टॉलरेंस है। आज कई बार रिश्वत को अपराध नहीं बल्कि काम करवाने का तरीका मान लिया जाता है। लोग कहते हैं बिना पैसे दिए यहाँ कोई काम ही नहीं होता। धीरे धीरे रिश्वत देना और लेना नॉर्मल मान लिया जाता है। एक्सपर्ट्स इसे करप्शन एज अ सोशल नॉर्म कहते हैं, यानी जब भ्रष्टाचार अपवाद नहीं बल्कि सामाजिक नियम सा बन जाए। असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। जो सिस्टम तोड़कर काम करवा लेता है वो जुगाड़ू है, बेईमान नहीं। जो रिश्वत देकर बच्चे का एडमिशन करा लेता है वो स्मार्ट पेरेंट है। जो पुलिस को मैनेज कर लेता है वो प्रैक्टिकल है, यानी कई बार भ्रष्टाचार कानून से पहले हमारी सोच में जगह बना लेता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? दरअसल भ्रष्टाचार एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से होता है। ऐसे में इसे खत्म करने के लिए सिस्टमेटिक कदम उठाने पड़ेंगे। पहला समाधान है कि कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए। भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CBI, लोकपाल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और विजिलेंस डिपार्टमेंट्स जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन और कानून मौजूद हैं। कागज पर व्यवस्था कमजोर नहीं दिखती, लेकिन समस्या कानून बनाने में नहीं, उसे लागू करने में है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक CBI के 7,072 भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट में लंबित थे। इनमें से 379 केसेस 20 साल से भी ज्यादा समय से पेंडिंग हैं। इसके अलावा 13,000 से ज्यादा अपील्स हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की स्टडी बताती है कि 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के जो मामले ट्रायल तक पहुंचे उनमें से 65% लोग बरी हो गए। सिर्फ 33% यानी 33% मामलों में सजा मिली। जब केस सालों तक चले और बरी होने की संभावना 2/3 हो तो कोई क्यों डरेगा? भ्रष्टाचार एक क्राइम ऑफ कैलकुलेशन है। जब तक पकड़े जाने का डर नहीं तब तक रिश्वत लेना रैशनल लगता है। हल सीधा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में समय पर सुनवाई हो, इससे अपराधियों को समय पर सजा मिलेगी। कानून और सजा का डर अकेला हल नहीं है। इसके साथ सरकारी कामकाज को डिजिटलाइज करना होगा। इससे इंसानी दखल कम होगा और भ्रष्टाचार कुछ हद तक रुकेगा। कर्नाटक में भूमि प्रोजेक्ट के तहत जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल किए गए। इससे किसानों को पटवारी के दफ्तर के चक्कर काटने बंद हो गए, चाय पानी देना बंद हो गया। लॉ और टेक्नोलॉजी के साथ मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ानी चाहिए। सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं कि फाइल पर नियमों का पालन हुआ या नहीं, ये जानना भी ज़रूरी है कि नतीजा क्या निकला। कागज़ पर गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया लेकिन घर में बल्ब जला या नहीं, कागज़ पर सड़क बन गई लेकिन पहली बारिश में टिकी या नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि निगरानी सिर्फ सरकारी विभागों के हाथ में ना रहे। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसीज के साथ आम नागरिक भी जवाबदेही तय करने में बड़ी भूमिका निभाए। जब सही निगरानी होगी तभी अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की असल सीख सिंगापुर से ली जा सकती है। एक देश जो आकार में दिल्ली से भी छोटा है लेकिन आज दुनिया के लीस्ट करप्ट कंट्रीज में है। हालांकि सिंगापुर हमेशा ऐसा नहीं था। 1950 और 1960 के दशक में सिंगापुर भी भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या से जूझ रहा था।
पुलिस, कस्टम, लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिश्वत आम बात थी। उस समय सिंगापुर में अंग्रेजों का राज था। 1950 में सिंगापुर के तत्कालीन पुलिस चीफ ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि सिंगापुर के लगभग सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार लिप्त है, यानी व्याप्त है। ब्रिटिश शासन ने 1952 में भ्रष्टाचार की जांच के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी CPIB बनाई, लेकिन एजेंसी के पास काम करने के लिए रियल पावर्स ही नहीं थी। असली बदलाव आज़ादी के बाद आया। सिंगापुर को 1959 में आज़ादी मिली। ली कुआन यू देश के प्रधानमंत्री बने। उनके सबसे पहले कामों में से एक था CPIB को एक इंडिपेंडेंट और फुली एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाना। CPIB को किसी भी करप्शन सस्पेक्ट को बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर मिली। रिश्वत लेने और देने दोनों पर कड़ी सजा दी जाने लगी। और सबसे अहम बात, CPIB के नियम मंत्री, सांसद, अधिकारी या आम नागरिक सभी पर समान रूप से लागू किए गए। एजेंसी ने प्रधानमंत्री और उनके परिवार तक की कई बार जांच की। एनवायरमेंट मिनिस्टर से लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक को करप्शन केस में सजा सुनाई गई, यानी नीचे लेवल से लेकर सबसे ऊपर के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। इसी का परिणाम रहा कि आज सिंगापुर एशिया का सबसे कम करप्ट देश है। सिंगापुर ने साबित किया कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो, कानून सबके लिए समान हो, निश्चित सजा हो, तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। कानून सभी देशों के पास हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू कैसे किया जाए, हांगकांग से सीखा जा सकता है। यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिशियल्स के लिए हर हफ्ते करप्शन रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य है। 1974 में बनी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन एजेंसी भ्रष्टाचार की कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रेंड्स के डेली नंबर्स पब्लिश करती है, जिसके बाद संबंधित एजेंसीज रियल टाइम पर एक्शन लेती हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी तय होती है, लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है और एक करप्शन फ्री सिस्टम बनता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी ज़रूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।